की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज एमए फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक यूनिट सेकंड हमारी जो चल रही है उसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया है, भूगोल में अर्ध भूगोलवेत्ताओं का योगदान की पूर्ण विवेचना की। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करेगी, भूगोल में अर्ध भूगोलवेत्ताओं के योगदान की पूर्ण विवेचना की थी। स्टूडेंट एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी ये पूछा जा सकता है, भूगोल के विशिष्ट क्षेत्रों, भूगोल की शाखाओं के विकास में अर्ध भूगोलवेत्ताओं की देन को स्पष्ट रूप से समझाइए। मेन बेसिक बात है कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें अर्ध भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान था, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छे से समझना है आपको। एमए के स्टूडेंट हुआ और आपको आगे नेट का एग्जाम भी देना है, तो कक्षा के नज़रिए से तो यूनिवर्सिटी के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप नेट का एग्जाम देते हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट करते हैं शुरू। मैं बात करूंगा भूगोल में अर्ध भूगोलवेत्ताओं के योगदान की पूर्ण विवेचना की। तो स्टार्ट होता है ग्रीक एवं रोमन भूगोलविद, ग्रीक एवं रोमन भूगोलविद टॉलमी एवं स्ट्रैबो के पश्चात, टॉलमी और स्ट्रैबो के पश्चात या ग्रीक और रोमन के बाद के पश्चात यूरोप में भूगोल के ज्ञान का अंत होने लगा था। भूगोल का क्या होने लगा था? अंत होने लगा था। उनकी रचनाएं अंधकारमय हो गई थी। उनकी रचनाएं, किनकी रचनाएं? टॉलमी एवं स्ट्रैबो की रचनाएं जो क्या हो गई थी? अंधकारमय होने लगी थी। इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय अंधकार युग माना जाता है। ज्योग्राफी 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का जो टाइम है ना स्टूडेंट, वो अंधकार में है, अंधकार माना जाता है। अंधकार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ कोई खोजें नहीं हुई इस टाइम पे, इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय अंधकार युग माना जाता है। ऐसे समय में इसको क्या माना जाता है? अंधकार युग माना जाता है। उनसे देखो स्टूडेंट, 7वीं से 12वीं सदी का जो टाइम है उसको अंधकार युग माना जाता है। ऐसे समय में इराक, ईरान व भारत की खाड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नई मुस्लिम सभ्यता का उदय हो रहा था। कहाँ पे स्टूडेंट? इराक, ईरान, भारत की खाड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नई मुस्लिम सभ्यता का उदय हो रहा था, भूगोल के नए सिरे से विकास शुरू हुआ। भूगोल में नए सिरे से विकास शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी से ही पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। 7वीं शताब्दी से ही पैगंबर मोहम्मद 7वीं शताब्दी से पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने क्या कर दिया? अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट सन 641 में इन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की। सन 1941 में भारत पर विजय। 641 को भारत पे विजय प्राप्त की। उसके बाद स्टूडेंट 642 में मिस्र पर अधिकार कर लिया। 642 में स्टूडेंट मिस्र पे अधिकार कर लिया इन लोगों ने, मिस्र पर अधिकार या मिस्र पर विजय प्राप्त किया। मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी स्टूडेंट।
वे सहारा के परिकार पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ते गए और सन 1732 ईस्वी तक समस्त मुरुसल उनके अधिकार में था। 1732 तक 1732 ईस्वी तक समस्त मुरुसल उनके अधिकार में। फिर से रिपीट कर दूं स्टूडेंट, जो 7वीं सदी में कहते हैं कि एक ऐसा समय आया 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। 641 में भारत पर विजय प्राप्त की, 642 में मिस्र पर विजय, 732 पर इन्होंने समस्त मुल्क पर अपना अधिकार में ले लिया। इन्होंने आइबेरिया के प्रायद्वीप से होकर फ्रांस में प्रवेश किया। इन्होंने टर्की, स्पेन, पुर्तगाल आदि देश भी जीत लिए। इससे उन्हें यूरोपवासियों द्वारा अर्जित भौगोलिक ज्ञान भी मिला। अरब भौगोलिक साहित्य का विकास 800 ईसा से प्रारंभ हुआ। मुसलमानों ने 1762 ईस्वी में नए नगर बगदाद की नींव रखी और लगभग एक शताब्दी से अधिक समय तक बगदाद भौतिक जगत का केंद्र बना रहा है। खलीफा हारून उल रशीद के संरक्षण में यहाँ बैतुल हिस्का नामक अकादमी की स्थापना की गई थी। इस अकादमी में भारत, यूनान, रोम, यूरोप आदि देशों से प्रसिद्ध विद्वान अध्ययन व अध्यापन के लिए बुलाए गए थे। यहाँ संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषाओं में लिखे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जाने लगा था। 1813 ईस्वी में खलीफा अल मामून ने बगदाद का शासन संभाला और उसने विद्वानों को बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया। अल मामून समय भौगोलिक ज्ञान को वृद्धि के लिए कार्य कर रहा था। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि के लिए कार्य कर रहा था। उसने एक अकादमी में देश विदेश में सभी मुख्य ग्रंथों को खरीद कर मंगवाया। यूनानी और रोमन सभ्यताओं की सभी मुख्य कृतियों जो कि अरस्तु, प्लेटो, होमर, यूक्लिड, आर्किमिडीज, टॉलमी, इरेस्टोस्थनीज आदि भूगोलविदों ने लिखी थी, मंगवाए गए और इनका फारसी में अनुवाद। तो स्टूडेंट, जो अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, होमर के द्वारा, आर्किमिडीज द्वारा, टॉलमी के द्वारा, इरेस्टोस्थनीज के द्वारा भूगोलविदों ने जो किताबें लिखी थी उन्हें मंगवाया गया और उनका फारसी में अनुवाद करवाया गया। भारतीय ग्रंथों से उन्होंने गणित, ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्रिक विज्ञान सीखा। उन्होंने संस्कृत में लिखे आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत का अनुवाद करवाया और इसका अनुवाद अल खारिज़मी ने किया था। अल खारिज़मी ने सिंध हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। अल खारिज़मी ने अपनी एक और पुस्तक पृथ्वी की आकृति में अरस्तु और टॉलमी का अनुकरण करते हुए स्थानों को, पर्वतों व सागरों के अक्षांश व देशांतर रेखाओं का वर्णन किया। उपयुक्त समस्त स्रोतों में अरब भूगोलविदों ने निजी ज्ञान एवं चिंतन को आगे बढ़ाया। इनके सामूहिक योगदान को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। हम आपको बताऊंगा स्टूडेंट, अरब भूगोलविदों का जो ज्ञान था उनको कुछ भागों में सामूहिक योगदान को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया। अरब भूगोलविदों के द्वारा जो योगदान दिया गया, अरब
आपको विस्तार से बताता हूँ। इसमें पहला, गणितीय भूगोल में क्या योगदान दिया। गणितीय भूगोल, तो इनका गणितीय भूगोल में क्या योगदान था उसके बारे में बताता हूँ। गणितीय भूगोल में योगदान की बात करेंगे स्टूडेंट, बगदाद में भौगोलिक समस्याओं को हल करने के लिए 10वीं शताब्दी की एवं गणित की सहायता ली गई थी। अरब जो यूनानी परंपराओं से अधिक प्रभावित थे, उन्होंने पृथ्वी के आकार व आकृति के बारे में वही विचार अपना लिए जो यूनानियों के थे। आरंभिक अरबों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना, जिसके चारों ओर 7 ग्रह परिक्रमा करते थे। इन ग्रहों की अवस्थिति पृथ्वी से दूरी के अनुसार चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, वनस्पति और शनि है। अरब भूगोलविदों की यह धारणा थी, उनकी यह सोच थी कि प्रत्येक ग्रह किसी विशेष आकाश में व्यापक रहता है अथवा क्या होता है, सर्वोच्च संवर्ग का निर्माण करता है। यह भी स्वीकार किया कि इन 8 आकाश में 7 पृथ्वी के निकट थे। इनमें से प्रथम आकाश का रंग, जिसमें चंद्रमा परिभ्रमण करता रहा है, दूसरा सफेद, तीसरा चांदी से है, तीसरा लाल माणिक्य, चौथा सफेद मोती, पांचवा सुनहरा, छठा पीला पुखराज, सातवां आकाश अग्नि जैसा लाल है। इसी तरह एक के अंदर एक 7 पृथ्वियां थी, उनमें सबसे नीचे नरक था। ये कहते हैं सबसे जो नीची पर तो वहां नरक था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्वर्ग का रास्ता। इससे ज्ञात होता है कि उस समय भी अरब भूगोलविदों को ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान था और यह जानते थे कि परिभ्रमण मार्ग अलग अलग है। अरबवासियों को यह ज्ञान नहीं था कि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा का उपग्रह है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा उपग्रह है, इस जानकारी नहीं थी। उन्हें नमोन यंत्र, जो कि अपरिष्कृत दूरदर्शी यंत्र था, उसका भी ज्ञान था और इसकी सहायता से वह आकाशीय पिंडों को देखा करते थे। उन्होंने इनकी सापेक्षिक स्थितियों और परिभ्रमण अक्ष ज्ञात किए थे। अरब भूगोलविदों की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी स्टूडेंट। अरब विद्वानों ने यह कल्पना की थी कि पृथ्वी के ऊपर 7 आकाश हैं। कितने आकाश हैं स्टूडेंट? पृथ्वी के ऊपर 7 आकाश हैं। इसी कल्पना के आधार पर उनको यह विश्वास हो गया था कि भूगर्भ में 7 परतें हैं। ये परतें एक दूसरे को वृत्त के आकार में घेरे हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भूगर्भ की अंतिम परत पर नरक है, जहां अपराधी एवं दुष्ट पापी आचरण वाले व्यक्तियों को धकेल दिया जाता है। आगे स्टूडेंट, अरब भूगोलविदों के वेधशालाएं भी बनाई थी, जिनसे वह आकाशीय पिंडों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर सके। वेधशालाओं की मदद से उन्होंने तारों की ऊंचाई का भी पता लगाया। अरब में मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय वातावरण में रात्रि के समय आकाश साफ रहता है। इससे अरबों को खगोलीय वेदों में बड़ी सहायता मिली थी। गोल यंत्र, चक्कर यंत्र, सूर्य यंत्र, फसल यंत्र आदि की सहायता से नक्षत्रों की गतियों के, चंद्र ग्रहण, सूर्य की दिशाओं के, पृथ्वी की विषुवत स्थितियों के तथा सूर्य और चंद्र के राशि परिवर्तन के वेद किए जाते थे। स्पेन में रोलेडो के
केंद्र में 11वीं शताब्दी में अल जरकली ने खगोल विज्ञान पर 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें टोलेडो की नक्षत्र सारणी तथा प्रसिद्ध है। इन पुस्तकों में भिन्न भिन्न स्थानों पर ग्रह नक्षत्रों की कोणीय स्थिति एवं खगोल शास्त्र का उस समय तक उपलब्ध पूरा ज्ञान उपलब्ध है। नसरुद्दीन तुसी, जो कि 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अरब भूगोलविद था, ने भी खगोलीय अध्ययन हेतु मरगाह नाम स्थान पर वेधशाला स्थापित की थी। इस वेधशाला के यंत्रों की मदद से उसने आकाशीय पिंडों की कोणीय स्थिति का मापन किया। आकाशीय पिंडों के कोणीय स्थिति के मापन को उसने जीजी इल-खां नामक पुस्तक में दिया। अरब भूगोलविदों को खगोलीय क्षेत्र में मिली सफलताओं ने आगे और अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया और निरंतर ज्ञान में वृद्धि हेतु वेधशालाएं स्थापित करने का क्रम जारी रखते हुए मध्य एशिया के समरकंद नगर में तातार शासक उलुग बेग के एक बड़ी वेधशाला स्थापित की, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की कोणीय स्थिति मापन के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति मापन के भी यंत्र थे। इन तंत्रों की मदद से उलुग बेग ने पृथ्वी के कई महत्वपूर्ण नगरों के सही अक्षांश देशांतर मालूम किए। उलुग बेग को टालमी द्वारा मापी गई कई स्थानों की क्षैतिज दूरी और आकांक्षा देशांतरी स्थिति का ज्ञान था, अतः उसने इस मापन में संशोधन कर सही किया। समरकंद की वेधशाला इतनी प्रसिद्ध हुई कि जयपुर के महाराजा जय सिंह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने जयपुर महाराजा ने इसी वेधशाला के आधार पर उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में और वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई। तो जयपुर के महाराजा ने क्या किया, इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। महाराजा ने इसी वेधशाला के आधार पर उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली, मथुरा व वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे गणितीय भूगोल की। इस पे अरब के लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, पृथ्वी के बारे में बताया, सूर्य के बारे में बताया और बहुत सारे यंत्रों का निर्माण किया, अपनी वेधशाला में प्रयोगशालाएं बनाई, जिससे जयपुर के महाराजा भी प्रभावित हुए और उन्होंने, जयपुर के महाराजा ने वेधशालाओं का निर्माण इंडिया में करवाया। उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली में, वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई। फिर बता दूं, उन्होंने उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे, उन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में भी योगदान दिया, बताया। भूगोल में का एक और योगदान है पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि के बारे में इन्होंने स्टूडेंट विस्तार से बताया है। और भूगोल में तो अपने योगदान की बात कर रहे हैं, तो गणितीय भूगोल में योगदान पृथ्वी की परिधि के बारे में अरब भूगोलविदों ने क्या बताया, सुनिएगा। पृथ्वी की परिधि के संबंध में अरब भूगोलविदों के विचार टोलमी के अनुरूप ही थे। अरब भूगोलविदों ने टोलमी की पद्धति की कल्पना, टोलमी के पद्धति के अनुसार ही पृथ्वी की परिधि का क्या किया, मापन किया। इब्न खरदादबिही ने पृथ्वी की परिधि की कल्पना लगभग 26,000 मील की थी। खरदादबिही ने पृथ्वी की जो परिधि बताई स्टूडेंट, वो कितनी बताई, 26,000 मील की है। पृथ्वी की परिधि 26,000 मील बताई। अरब का एक ज्योग्राफर खरदादबिही, जिसने पृथ्वी की परिधि को 26,000 बताया, 26,000 मील की है।
जिसको 9000 पार संघ के रूप में व्यक्त किया है। अल इदरसी ने पृथ्वी की परिधि 22,900 मील मानी। अल इदरसी ने पृथ्वी की जो परिधि मानी वो 22,900। इदरसी ने पृथ्वी की जो परिधि मानी है वो 22,900 मील। इदरसी ने पृथ्वी की जो परिधि मानी वो कितनी मानी स्टूडेंट? 22,900 मील मानी। जबकि टालमी के अनुमान था 24,000 था। जबकि टालमी का अनुमान क्या था पृथ्वी की परिधि में? 24,000 मील मानता था। और वहीं अरब भूगोल में था केदार पृथ्वी ने 36,000 मील और इदरसी ने 22,900 मील पृथ्वी की परिधि बताई। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट, इल मामून के काल में पृथ्वी की परिधि 20,160 मील आंकी गई थी। पृथ्वी का अर्धव्यास 3,250 मील ज्ञात किया गया। यह पृथ्वी का अर्धव्यास वास्तविक पृथ्वी के अर्धव्यास से 750 मील कम था। अल बतानी ने पृथ्वी की परिधि 27,000 मील निश्चित की थी। अरबों के अनुसार तत्कालीन आवासीय विश्व की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर के अंतिम छोर से पूर्व फिला जापान, उत्तरी याजूज माजूज साइबेरिया का प्रदेश तथा दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण के निर्धारण द्वारा निर्धारित थी। उपयुक्त पृथ्वी की परिधि मापन के आंकड़े स्वतः अशुद्ध हैं। इस कारण साफ हो जाता है कि उस समय पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की क्षैतिज दूरी मापने के लिए अच्छे साधन नहीं थे। इन्होंने अगला काम क्या किया? अरब भूगोल में तो अगला योगदान अक्षांश देशांतरी मापन किया। देशांतरी मापन की बात करेंगे स्टूडेंट। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के इस काल के भूगोलविदों ने स्थानीय भौगोलिक स्थिति की जानकारी हेतु अक्षांश एवं देशांतर के मापन पर विशेष जोर दिया। इन भूगोल शास्त्रियों ने सूर्य की बजाय तारों को स्थिर मानकर कोणीय मापन किया, लेकिन अल बातूनी नामक अरब भूगोलविद ने सूर्य की लंबवत किरणों के पड़ने के समय को ही आधार मानकर अक्षांश ज्ञात किया। अल बातूनी का मानना था कि मार्च एवं सितंबर माह में जब दिन व रात बराबर अवधि के होते हैं तब अक्षांशी मापन अधिक सही रहता है। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसे यूनानी भूगोलविदों की भांति यह ज्ञात था कि मौसम के परिवर्तन के अनुसार मध्य अक्षांशों एवं उच्च अक्षांशों में दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता रहता है। अल बातूनी ने उत्तरी ध्रुव का मापन विश्व संपात के समय मार्च में किया था। पृथ्वी का खगोलीय ध्रुव स्थापित करने का यह तरीका बिल्कुल सही था। टोलमी द्वारा स्थापित प्रधान यमुनोत्तर को अरब भूगोलवेताओं ने समय और देशांतर के आंकलन हेतु अपना लिया था। पर्सुनेट द्वीपों से गुजरती अबू मशर तथा कुछ अन्य विद्वानों ने प्रधान देशांतरों को पूर्वी सीमांत पर स्थापित किया था। पूर्वी प्रधान देशांतर का विचार भारतीय भूगोलविदों से लिया गया था। भारतीय विद्वान भारत को पृथ्वी के मध्य में स्थापित करते थे और इसलिए उन्होंने प्रधान देशांतर को उज्जैन नगर, जो उस समय मालवा की राजधानी थी, भारतीय विद्वानों ने इस देशांतर को भी लंका, उज्जैन
और उत्तरी ध्रुव से होकर गुजरती है। अरब भूगोल शास्त्रियों ने भी बताया कि पृथ्वी एक वृत्त है जिस पर 360 देशांतर हैं और प्रत्येक देशांतर के बढ़ जाने पर समय में 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी पूर्वी भागों में यह 4 मिनट प्रति देशांतर की दर से बढ़ता है और पश्चिमी भागों में इसी को दर से घटता चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसलिए प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। विभिन्न स्थानों के देशांतरों के सत्यापन के लिए ये चंद्र ग्रहण के समय चंद्र छाया की जांच करते थे। तो स्टूडेंट, इन्होंने 360 देशांतरों के बारे में बताया है और इन्होंने बताया एक देशांतर आगे बढ़ जाने से 4 मिनट का अंतर आ जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। इनका मानना था स्टूडेंट कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में क्या करती है स्टूडेंट, अपना एक चक्कर पूरा करती है। दैनिक गति का जो चक्कर होता है, वैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365 से 1/4 दिन में, लेकिन वो अपने जो अक्ष पर घूमती है तो वो 24 घंटे का समय लेती है। 360 देशांतर है, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ऐसा अरब भूगोलविदों ने बताया। इस तरह अरब भूगोलविदों ने ग्रीक भूगोल शास्त्रियों से भी अधिक कार्य अक्षांश एवं देशांतरी मापन में किया। ग्रीक वासियों ने जिन स्थानों के अक्षांश देशांतरी मापन नहीं किए अथवा मापन अशुद्ध किए थे, उनके सही मापन का कार्य अरब वासियों ने किया था। अरब भूगोल शास्त्रियों का मापन की दिशा में महत्वपूर्ण विषुवत रेखा पर डिग्री मापन का भी रहा। अलका रक्का ने बताया कि 1 डिग्री के बीच की दूरी 56 से 2/3 मील होती है। इब्न यूनुस के मापन के अनुसार यह दूरी 56 से 1/4 मील ज्ञात की गई। कुछ अन्य भूगोलविद इसे 57 मील मानते रहे। यदि ये दूरियां अशुद्ध है, आज परिष्कृत यंत्रों की मदद से यह ज्ञात हुआ कि यह दूरी लगभग 69 मील है। फिर भी अरब भूगोल शास्त्रियों द्वारा डिग्री की दूरियों को मापने का प्रयास कर उपलब्धि माना जा सकता है। स्टूडेंट, अक्षांश और देशांतरों को भी बताने का प्रयास अर्बन ज्योग्राफरों ने, भूगोलवेत्ताओं ने किया है और अक्षांश और देशांतरों के बारे में इन्होंने बताया और ये भी बताया कि 360 देशांतर होते हैं और एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए बताया कि 4 मिनट का समय लगता है। इसके बाद इनका जो अगला योगदान है स्टूडेंट, मानचित्र कला में। मानचित्र कला, तो स्टूडेंट अगला योगदान इनका मानचित्र कला की बात करेंगे। अंधकार युग में मानचित्र कला, जो हमारा अंधकार युग था उसमें मानचित्र कला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, अपितु इस क्षेत्र में अवनति अवश्य हुई। प्राचीन काल में निर्मित मानचित्रों को भी अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इसके मानचित्र बाइबल के आधार पर निर्मित थे, जिनमें प्रमुख TNO, जिसमें जेरूसलम की स्थिति मध्य में, एक स्वर्ग की स्थिति उत्तर में मानी गई है। अरब के अंतर्गत प्राचीन काल की मानचित्र कला को सीमित रखने का प्रयास किया गया, अर्थात अरब भूगोल शास्त्रियों मानचित्रण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए उस समय के अच्छे मानचित्र उपलब्ध नहीं हैं। टोलमी के द्वारा मानचित्र को काफी मान्यता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त बगदाद में गणितीय एवं खगोलकी के विकास के साथ ही
जिसमें अक्षांश देशांतरों का निर्धारण, एक दिशा का निर्धारण किया गया था। मानचित्र काल को भी बल मिला, यद्यपि मानचित्र कला के बारे में इस युग में अधिक ज्ञान था, फिर भी मानचित्रों के निर्माण में बहुत अधिक शुद्ध मानचित्र देखने को मिले। समुद्री यात्राओं के लिए अरब नाविक चार्ट बनाते थे, जिसमें कोण दिए होते थे। बाद में इन नाविक चार्टों का उपयोग इटली व स्पेन में भी होने लगा था। अरब मानचित्रों को O&T मानचित्र कहते हैं। इन्होंने पृथ्वी का गोलाकार मानचित्र को O अक्ष के समान बनाया और उसमें T आकार की 3 समुद्र दिखा दिए थे। इस तरह संपूर्ण पृथ्वी को 3 महाद्वीपों में अरब के लोगों के द्वारा विभक्त किया गया था। टी आकार को बनाकर ही ऊपर एशिया, दक्षिणी पूर्व में अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम में यूरोप महाद्वीप दिखा दिया करते थे। मानचित्रों के बीचों बीच पवित्र नगर जेरूसलम को दिखाया जा सकता है, जो उस समय ईसाइयों और मुसलमानों दोनों का सबसे पवित्र नगर था। इन मानचित्र पर कोई मापन नहीं होता था, इसलिए एशिया के दक्षिणी भाग में अरब, फारस और भारत के छोटे प्रायद्वीपों द्वारा दिखा दिया जाता था। नील नदी को एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया जाता था। अरब मानचित्र कला में इदर्सी के मानचित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इदर्सी ने केवल मुस्लिम ग्रंथों को ही नहीं, वरन ईसाई ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। वह सिसिली के बादशाह रोज द्वितीय के दरबार में था, जहां उसने 1154 में संसार मानचित्र में पूर्ववर्ती मानचित्रों की अपेक्षा यूरोप के कैस्पियन सागर, अरब सागर आदि का प्रदर्शन अधिक शुद्ध था। अफ्रीका की आकृति अधिकतर टोलमी के अनुसार प्रदर्शित की गई थी। अन्य मुस्लिम मानचित्रों की तरह इदर्सी मानचित्र में दक्षिण दिशा को ऊपरी सिरे की ओर रखा गया था। तो स्टूडेंट, हम अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की बात कर रहे थे। आज आपको मैंने जो बताया अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान, पहले मैंने बताया गणितीय भूगोल के बारे में, गणितीय भूगोल में क्या योगदान दिया, पृथ्वी की परिधि उन्होंने क्या योगदान दिया, अक्षांश देशांश का मापन कैसे बताया अरब भूगोलवेत्ताओं ने, और मानचित्र कला के बारे में अरब के भूगोलवेत्ताओं ने क्या बताया। स्टूडेंट, आगे इसी कड़ी को और आगे कल बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हम कल मिलते हैं। आज का टॉपिक मेरा यहीं छोड़ के जाता हूँ, कल इसको फिर से करेंगे।